उसको कर रहे हैं भाई, तत्परता से ही कर रहे हैं। लेकिन दिमाग का एक हिस्सा जो है ना, वो उससे अपने को हटाने की भी कोशिश कर रहा है। हमारा दिमाग खुद ही उसमें इंटरेस्ट जब लेने लगे तो हम ज़्यादा अच्छा से समझ सकते हैं उस चीज़ को, हमारा उसमें जुनून हो जाए तो वह बहुत है। फिर हम उसको कितने इंद्रियों से हम उसको याद करते हैं, पढ़ते हैं, किसी को समझते हैं। जैसे यदि हम किसी चीज़ को सिर्फ आँख से देखते हैं तो हमारी मेमोरी सिर्फ छवि आधारित हो गई ना। यदि हम उसको सुनते भी हैं तो हमारी क्या है, देखने की और सुनने की, इन दोनों इंद्रियों का प्रयोग हुआ ना, तो मेमोरी ज़्यादा पुख्ता होगी। हमारी जितनी इंद्रियां उसमें लगेंगी उतना ही बढ़िया हमें याददाश्त आएगी, मेमोरी उतनी बढ़िया बनेगी। और जितनी बार उसका दोहरा होगा, जितनी अभिरुचि से इसको करेंगे और जितनी ऊर्जा से करेंगे, अगर हम सो करके उठे हैं पूरा तरोताज़ा है तब जो हम पढ़ेंगे और जो याद करेंगे वह एक अलग होगा। जब हम बहुत थके हुए हैं तब जो हम, कितनी भी हमारी अभिरुचि क्यों ना हो, अगर हम थके हुए हैं तो हमारा ऊर्जा नीचे है ना, उसका लेवल डाउन है, तो अब जो है उसको उतना ग्रहण नहीं कर पाएगा वो। दिमाग में रजिस्ट्रेशन होता है ना, दिमाग में भी खाता वही है उसमें रजिस्ट्रेशन होता है। रजिस्ट्रेशन ही जब ठीक से नहीं हुआ तो वो अंकित ही नहीं हुआ अभी। तो जब अच्छा से अंकित नहीं हुआ तो उसको हम फिर से रिट्राइव करेंगे, जब वापस उसको खींचते हैं तो वो नहीं खींच सकते हैं अच्छा से। तो उसका रिट्राइवल हो, वापस हम उसको बुलाएं मेमोरी में, उसके लिए बहुत ज़रूरी है रजिस्ट्रेशन उसका बहुत पुख्ता होना चाहिए और हर इंद्रियों से होना चाहिए, क्योंकि लिंक्ड रहेंगे जितने उतने होंगे। और इसके अलावा परिस्थितियों से भी होना चाहिए। और यदि उसमें भावनाएं जुड़ी हैं तो मेमोरी और पुख्ता हो जाएगी। अगर उसके साथ भावना जुड़ गई, वेदनाएं जुड़ गई हैं, दुख दर्द ये सब कुछ शामिल हो गया, खुशी वगैरह कुछ भी, क्रोध शामिल हो, कुछ भी शामिल हो गया, कोई भी भावना उसके साथ जुड़ी है तो मेमोरी और पुख्ता हो गया। इस तरह से मेमोरी को पुख्ता किया जाता है। यदि हम किसी चीज़ को पढ़ें और किसी को सिखाते हैं तो हम और बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। यदि हम किसी को बताने के लिए अगर पढ़ेंगे ना तो ज़्यादा अच्छा से सीख पाएंगे, क्योंकि हमारे लिए वो एक चैलेंज भी होगा कि हमें उसे सिखाना है, बताना है। वो पता नहीं क्या पूछ देगा, तो उसके हिसाब से हमको पढ़ना पड़ेगा अच्छा से, बारीकी से। और जब हम जानते हैं कि हमारा कोई टेस्ट ही नहीं होगा, हाँ, तो मैंने पढ़ लिया बस। जब टेस्ट होगा तो मैं और ज़्यादा अच्छे से पढ़ूंगा, और जब वो टेस्ट ले लेगा तो जो क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी उसके बाद पुनः जहाँ मैं गलती करूँगा, छूट रहा होगा जो पॉइंट, फिर आकर देखूंगा तो मुझे ज़्यादा अच्छा से याद होगा। तो अभी कुछ अध्ययन वगैरह चल रहा है क्या? नहीं, ये तो एयरफोर्स में है। नहीं तो मतलब ये इसे इसकी बात कैसे आई दिमाग में? ये तो बहुत दिनों से गुरुजी से वो जुड़े हुए हैं। ये तो नहीं, मैं इसकी बात पूछ रहा हूँ, मेमोरी की बात पूछ रहा हूँ मेरा। हाँ, जो तुम पूछे कि पढ़ने से याद नहीं होता, पढ़ रहे हो क्या? नहीं, मैं तो पढ़ ही रहा हूँ, लेकिन मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता हूँ। अच्छा। तो कुछ हमारे ऐसे स्टूडेंट हैं कि मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, देता हूँ वर्क लर्न करने के लिए अपनी ओर से। मैं तो यही कहता हूँ कि देखो, टाइम दो, पढ़ो, सुबह शाम। बोलते हैं सर शाम में भी पढ़ता हूँ, सुबह भी पढ़ता हूँ, याद नहीं कर पाते हैं। और वहाँ बताने पे समझते हैं, फिर कर भी लेंगे, टेस्ट लेंगे यहाँ पे तो देंगे भी। फिर अगले दिन जब वही पूछता हूँ तो फिर वही नहीं। घर वाले भी कहते हैं पढ़ा तो था, 3 घंटे पढ़ा है या पढ़ी है। घंटा का कोई बहुत मतलब नहीं होता है जी, क्योंकि ये कोई बहुत ऐसी मजदूरी नहीं है। एक लड़का बैठा है किताब लेकर के सोच रहा है फिल्म के बारे में। ये मोबाइल जो हर बच्चों को ये फिल्म के बारे में मिल गया है। बच्चों को एक जो लॉकडाउन के बाद स्कूल वालों ने मोबाइल का आदी बना दिया हुआ, तो वो अब भी आदत है कि पढ़ते समय भी मोबाइल। तो कुछ तो इस वजह से भी उन लोगों का ध्यान कुछ ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ है याद करने में या कोई किसी चीज़ को कंसंट्रेट करने में। तो अब भी लोग, अब जब लोग बोलते भी हैं तो स्कूल से मिला हुआ है, टास्क मिला हुआ है, या मैम ने PDF भेजा हुआ है, उसको लिखना है। तो ऐसे भी करके बच्चे पेरेंट्स को भी भुलवा दे रहे हैं, या ऐसे। वो पेरेंट्स को क्या खुद को भुलवा रहे हैं? हाँ, तो उनको ऐसा लगता है कि मैं उनको भुलवा रहा ये हूँ। भी कारण है। हाँ, वो तो बहुत सारे कारण है ना। आपका मुख्य बात यही है कि आपकी उसमें अभिरुचि नहीं है उतनी।
आपका आपकी अभिरुचि कुछ और है, आप कुछ और पसंद कर रहे हैं। जब आप उसे पसंद ही नहीं कर रहे हैं तो फिर क्या मतलब है उसको याद होने का। जब आराधना सरस्वती की होगी तभी सरस्वती वास करेगी। जब आराधना किसी और चीज़ की है तो फिर मुश्किल है कि सरस्वती का वास हो। अच्छे से बच्चे सोते भी नहीं होंगे, जैसे बहुत रात तक जैसे मोबाइल वगैरह देख रहे हैं, ऐसे अच्छी नींद नहीं आएगी तो अच्छी मेमोरी हो ही नहीं सकती। नींद बहुत ज़रूरी है अच्छी मेमोरी के लिए। सात्विक खाना बहुत ज़रूरी है, हल्का खाना बहुत ज़रूरी है। हम खा लिए बहुत ज़्यादा, ठूस लिए, हमारा दिमाग तो ऐसे डल हो जाएगा खाते ही। आहार बहुत कम होना चाहिए। उसके लिए गुरुजी और कोई फूड्स या वैसे जैसे सात्विक भोजन ही सही है विद्या अर्जन के लिए। सात्विक भोजन हल्का होना चाहिए। फल फूल जितना खाएंगे, जितना सलाद वगैरह खाएंगे, और जैसे घी हुआ, चाहे बादाम हुआ, ये सब जो दिमाग को तेज करने वाली चीज़ें हैं, हाँ, इनको खाएंगे तो अब पता चला कि हम खा रहे हैं बाटी चोखा और वो सब खा रहे हैं तो दिमाग तो डल हो जाएगा। तो मांस मछली अंडा खा रहे हैं, दिमाग को डल हो जाना। ब्रिलियंट आप नहीं हो सकते कभी भी। दिमाग उस समय जीवन आप उस तरह का भोजन दिए कि आपका दिमाग कुछ दिन के लिए तो सुस्त हो गया। भारी चीज़ ले लिए, भैंस का दूध पी दिए, पनीर खा दिए खूब, वो दिमाग तो चला जाएगा, डल मोड में चला जाएगा। क्योंकि हम लोग का जब भी भोजन आता है तो हम लोग का शरीर का पहला लक्ष्य यह है कि जो भोजन आया है उसको पचा दें, अन्यथा ये रोग पैदा करेगा। और उसको पचाने के लिए अगर पेट की ऊर्जा पर्याप्त नहीं है, हाथ की ऊर्जा पर्याप्त नहीं है, तो दिमाग की ऊर्जा ली जाती है। इसीलिए खाना खाने के बाद नींद आने लगती है। खाना खाने के बाद नींद आने का मतलब है खाना अधिक खा लिया गया, भारी खा लिया गया। खाना खाने के बाद नींद नहीं आनी चाहिए। सही भोजन तो यही है। अगर नींद नहीं आए तो इसका मतलब आपका दिमाग अलर्ट मोड में है। अब खाना खाते ही तुरंत अगर आप सो ही जाते हैं, नींद आ जाती है इतनी, झुकने लगते हैं, किसी से बातचीत नहीं कर सकते, तो भोजन ज़्यादा हो गया। इसलिए जो विद्यार्थी है उसको तो हल्का खाना खाना चाहिए। अल्पाहारी जो है विद्यार्थी का लक्षण बताया गया है, स्वान निद्रा अल्पाहारी बकोध्यानम। तो वह जो अगर नहीं है उसके पास, ऐसा खा रहे हो बारी बारी खाना, पकौड़ी या कचौड़ी और पूड़ी सब चल रहा है और बैठ जाओ 3 घंटा बैठे रहो, बैठने से थोड़ी याद हो जाएगा। माइंड में एनर्जी नहीं है, माइंड की एनर्जी तो डाइवर्ट हो गई है उसको पचाने में। तो ये सब तुम पालन नहीं करा सकते। ये सब विद्यार्थी को बता सकते हो, एजुकेट कर सकते हो। वही इसीलिए मैं पूछ, पालन तो उसे खुद करना है। पालन उसे खुद करना है। और वह जब उस चीज़ को प्राथमिकता देगा, सरस्वती की प्राथमिकता देगा, तभी होगा। सरस्वती का जो चित्र बनाया गया है, तो इस तरह के कोई जैसे चित्र बनाया गया वैसे कोई देवी कहीं है क्या? जी, वैसे कहीं कोई देवी नहीं है, वैसे कोई सरस्वती नहीं है। लेकिन वो चित्र क्यों बनाया? हम फिलॉसफी को जब चित्रित करते हैं, एक चित्रकार को जब सिद्धांत को समझाना है तो उसको चित्र बनाना पड़ता है, क्योंकि वो चित्रकार है ना, उसकी अभिव्यक्ति का जरिया वही है। तो सरस्वती कैसी होनी चाहिए, जो मान लो वेद में जो सरस्वती की परिभाषा दी है, यानी विद्या कैसे आती है, विद्या आने का क्या हो सकता है, तो उसको चित्रण किया है। इसलिए वो सफ़ेद कपड़ा दिखलाया, यानी सात्विकता का परिचय दिया है। आपका सादा वस्त्र पता चला कि चिमचाम पहन रहे हैं कपड़ा, समझ रहे हो, और जीन्स टाइट की पहने में विद्या कभी आएगी? कभी नहीं आएगी विद्या। उसके लिए तो सात्विक भेष होना चाहिए। सरस्वती उसी को बता रही है। वहाँ पर तालाब है, जहाँ सरस्वती का वो चित्र देखोगे, वो तालाब में वो कमल का फूल खिला हुआ है, हंस है और बैठी हुई है, वीणा ली हुई है।
ये विद्या के मापदंड हैं। हाथ में ग्रंथ है। तालाब मतलब निर्मलता, शांति, कूल माइंड। माइंड हॉट है तो कभी भी विद्या नहीं आ सकती है। माइंड तो कूल होना चाहिए। कूल माइंड होगा तभी हमारा माइंड वर्क करेगा। किसी कंप्यूटर को बहुत देर तक चलाओ, गर्म हो जाएगा, देखोगे कि वो भी एरर करने लगता है। माइंड जब हमारा कूल होगा, किसी भी मशीन का माइंड जब तक वो कूल है तब तक वो सही फंक्शन कर रहा है। सॉफ्टवेयर तभी तक काम करेगा, अन्यथा सॉफ्टवेयर काम नहीं करेगा सही। तो हम लोग का माइंड जो है ना, ये भी सॉफ्टवेयर है। इसमें फ्रेम्स हैं, जो इसके पैटर्न हैं, तो ये तभी काम करेगा जब कूल हो। तो वो जो सरस्वती जी का चित्र जो बनाया गया है उसमें इसी वो तालाब में जहाँ की धारा शांत होती है, उसको सागर में नहीं दिखलाया गया है जहाँ की थपेड़े उठ रहे हैं जी। वहाँ जहाँ की शांत है, तालाब में, झील में शांत जहाँ, और वहाँ पर जो है कमल खिला हुआ है। कमल जो है बहुत बड़ा परिचायक है इस चीज़ का कि उसके पास जो है सुंदरता है, सौम्यता है, खुशबू है, और मादक खुशबू है, हल्की खुशबू है, प्रेरित करने वाली खुशबू है, जो कि हमारे दिमाग को एनर्जाइज करती है। वैसी खुशबू है कमल की। और वो कमल जो है एक पैटर्न है हमारे माइंड का। वो हम लोग की ऊर्जा जो है ना, वो उसमें कमल दल होता है। जो कुंडलिनी चक्र है तो उसमें कमल का ही, इसलिए कमल को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है, क्योंकि हम लोग की जो कुंडलिनी शक्ति होती है वो कमल के दल की तरह होती है, इसलिए उसका कमल का बहुत महत्व है। तो जब वह खिलेगा तभी विद्या अवतरित होगी। जब तक कमल दल नहीं खिलेगा विद्या अवतरित नहीं होगी। कमल दल मुरझाई हुई है, झुकी हुई है, उल्टी हुई है, तो विद्या नहीं आएगी। तो इसीलिए कमल दल है वहाँ। तो वो कमल दल के आपके पास होना चाहिए, उस तरह से आपको खिलाना है अपनी एनर्जी को ऐसा। और उसके बाद जो है वो हंस जो है, हंस का एक बहुत बड़ा गुण होता है ना, नीर छीर को वो अलग करता है। तो आपके पास यह विवेक होना चाहिए कि आप अलग कर सके कि क्या हमारे लिए हितकारी है, क्या अहितकर है, क्या विद्या है, क्या अविद्या है। यह आपके पास विवेक बुद्धि होनी चाहिए। और वह जो है वो हंस में होता है। तो हंस के आपको उस गुण को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, तभी विद्या आएगी। बिना उसके विद्या नहीं आएगी। तो हंस उसका वाहन है, यानी उसके जरिए हम प्राप्त करते हैं। यानी हम किसके जरिए प्राप्त करते हैं? जब हम समझ सकते हैं कि यह जो है सही है, यह गलत है। जब हमारे में यह बुद्धि हो जाती है तब हम हासिल करते हैं विद्या। तो वह हमारे लिए वाहन बनता है। वहाँ पर वाहन इस तरह से सरस्वती जी का चित्र में वह वाहन यह इंगित करता है। और वहाँ वो वीणा वादनी है, यानी इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक जो है वह हमारे मस्तिष्क के तरंगों को छेड़ता है, वैसी तरंगें। तो इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक जो है ना, वह बहुत ही ज़रूरी होता है हमारी अच्छी याददाश्त के लिए भी, दिमाग को एनर्जाइज करने के लिए भी, और विश्लेषण शक्ति को भी बढ़ाने के लिए, और हमारे प्रॉपर रेस्ट के लिए भी। म्यूजिक में वो पावर होता है। मुझे कई यूट्यूब पे मैं देखता हूँ, म्यूजिक पे देखता हूँ, तो ये प्रभाव डालता है क्या? जैसे ओम वाला और भी कई सुबह मॉर्निंग वाला कोई वो साउंड रहता है, या गाने वाला आवाज़। बिल्कुल बिल्कुल प्रभाव डालेगा, क्यों नहीं डालेगा। इस दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं जो कि प्रभाव नहीं डालती है। या तो म्यूजिक होगा या फिर शोर होगा। मोटे तौर पर दो तरह की बातें होती हैं, या फिर ये बिल्कुल ही साइलेंट होगा। हाँ, तो एकदम साइलेंट है तो उसका वो एक अलग ही आयाम है। और म्यूजिक जो है वो एक रिदम है, बीट है, रिदम है। तो हम लोग में से हर कोई ऐसा है कि जो हम लोग इस दुनिया में जितने भी चीज़ें हैं सब वाइब्रेशन, एक बीट है। एक बीट पर हर चीज़ जो है यहाँ पर कंपन कर रहे हैं। अब उस कंपन के साथ अगर उसका कंपन मिल जाता है, मेल खाता है, तो एक कोहेरेंस यूनिट बनाता है, जिसके कारण क्या होता है कि हम लोग को वो अच्छा लगता है। कोई भी गाना हम लोग को अच्छा क्यों लगता है?
तभी अच्छा लगता है जब हम लोग की जो अपनी प्राकृतिक फ्रिक्वेंसी है वह उसके साथ मेल खाती है। अब देखोगे कि कोई लड़का है खूब ढिम ढम जो गाना है उसको पसंद करता है, कोई बहुत जो सूदिंग है हाँ उसको पसंद करता है। इसका मतलब है उसकी नेचुरल फ्रिक्वेंसी वह है। जो बहुत ढिम ढाम ना पसंद करता है, इसका मतलब है कि उसमें ऊर्जा है और वो उतने नियंत्रित नहीं है, और अभी उसके दिमाग में बहुत उथल पुथल है, अशांति है। कौन किस तरह के म्यूजिक को पसंद करता है उससे पता चलता है कि उसकी अपनी बीट क्या है, क्योंकि हमारी जो बीट होगी वही हम पसंद करेंगे। कोई व्यक्ति या कोई फूल हमें पसंद आता है, कोई पौधा पसंद आता है, कोई सीन पसंद आता है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मैं भी उसी फ्रिक्वेंसी में बीट कर रहा हूँ, हमारा और उसका एक मेल हो रहा है। किसी का कोई हमें विचार पसंद आता है, मतलब क्या है? हमारी भी फ्रिक्वेंसी वही है जो उसकी है। इसीलिए जो है हम उसके साथ वैचारिक एक मत रख रहे हैं। बात समझ में आ रही है? तो इसीलिए म्यूजिक का बहुत बड़ा रोल होता है, और हम अपने माइंड को अलग अलग वाइब्रेशन मोड पर ले जाते हैं। हम लोग के दिमाग में कई तरह की तरंगें चलती हैं, अलग अलग समय अलग अलग तरंगें काम करती हैं। ब्रेन वेव्स होते हैं, अल्फ़ा है, बीटा है, डेल्टा है, थीटा है, गामा है। इस तरह के 5 ब्रेन वेव्स माने हैं, साइंटिस्टों ने डिटेक्ट किए हैं। इनकी अलग अलग फ्रिक्वेंसी है, गामा की सबसे हाई फ्रिक्वेंसी है। तो अगर हम हाई फ्रिक्वेंसी पर अपने को ले जाएंगे, हाई फ्रिक्वेंसी ही अध्यात्म के लिए जरूरी होती है। जितना हमारी फ्रिक्वेंसी हाई पर चलती जाएगी, इसका मतलब है कि उतना ही ज़्यादा हम आध्यात्मिक होते जाएंगे। जितनी फ्रिक्वेंसी लो पर आती जाएगी उतना ही ज़्यादा जो है हम पाश्विक होते चले जाएंगे। हमारे में दुष्टता, असुरता ये सब आती चली जाएगी। जैसे क्रोध की बात है, काम की बात है, इन सब की लो फ्रिक्वेंसी होती है। अपराध बोध है, उदासीनता है, सब लो फ्रिक्वेंसी है। लेकिन वही प्रेम है और शांति है, ज्ञान है, इन सब की हाई फ्रिक्वेंसी है। तो ज्ञान की ओर इसीलिए लोग नहीं बढ़ सकते कि उनकी वह प्राकृतिक फ्रिक्वेंसी उनकी खुद की नहीं है, इसीलिए ज्ञान उनको अपील नहीं करता है, शांति उनको अपील नहीं करती है, क्योंकि उसके लिए हमको जो फ्रिक्वेंसी चाहिए वो हमारे में अभी खुद नहीं जनरेट हुई है। जब हमारे में वह फ्रिक्वेंसी जनरेट होगी तब हमें वह अपील करने लगेगी। बात समझ में आ रही है? तो अपनी फ्रिक्वेंसी आदमी को बदलनी पड़ती है। तो ये म्यूजिक इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, क्योंकि म्यूजिक हम अलग अलग फ्रिक्वेंसी की चुन सकते हैं। हम उसका नेचुरल बीट जो है देख करके अपने बीट को उसके साथ जो है हम हार्मोनिक मोड में ला सकते हैं। तो इसलिए वहाँ पर उसका है। उसके बाद फिर ग्रंथ है सरस्वती जी के हाथ में है तो उस सब का जो मीनिंग है, वास्तविक मीनिंग है, वो हमको समझना पड़ेगा, और वो विद्यार्थियों को बताना जाना जो है बहुत ज़रूरी है। लेकिन विद्यार्थी को कौन बताएगा? अध्यापक खुद भी नहीं जानता। हाँ, उसकी खुद की फ्रिक्वेंसी का बढ़ाई हुई है तो दूसरे की फ्रिक्वेंसी क्या वो करेगा? हाँ, खुद उसका ज्ञान के प्रति समर्पण नहीं। जब ज्ञान के प्रति समर्पण होगा तब जो याद होगा वो बात अलग है। जितने अध्यापक हैं सबका क्या है? सब धन के प्रति समर्पण है, ज्ञान के प्रति समर्पण नहीं है। तो जब धन के प्रति समर्पण है, उस धन के लिए हम ज्ञान अर्जित कर रहे हैं। बात समझने की कोशिश करना। जब हम धन के लिए ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, इसका मतलब हमारी नेचुरल फ्रिक्वेंसी धन है, न कि ज्ञान। तो इसके कारण क्या होगा कि मुझे खुद न समझ आएगा, न कुछ याद रहेगा, न कुछ विश्लेषण कर पाएंगे। हाँ, धन आएगा। हाँ, धन तभी आएगा जब हम, हाँ, तो वो हम धन के लिए हम ज्ञान अर्जित कर रहे हैं। तो धन के लिए जब ज्ञान अर्जित करने की कोशिश करते हैं तो जाहिर सी बात है कि जो ज्ञान के लिए ज्ञान अर्जित करने की कोशिश कर रहा है उससे हमारी फ्रिक्वेंसी लो हो जाएगी। समझ रहे हो? और हम उसके स्तर को छू नहीं सकते। उसके लिए हमें तभी जब है कि हम ज्ञान के प्रति ही समर्पण है, और तब उसको पता ही नहीं चलेगा कब सुबह कब शाम, कब भूख लगी, पता नहीं चलेगा उसको। जिस चीज़ की जिसको भूख होती है वह बहुत ज़बरदस्त उस पर काम करता है। हम लोग का शरीर उसी हिसाब से काम करता है।
तो उसको खुराक है, दिमाग की खुराक उसको चाहिए तो चाहिए। धन का मतलब है कि दिमाग की खुराक नहीं चाहिए। धन कभी भी दिमाग की खुराक की मांग नहीं करता है। हाँ धन को कुछ और खुराक चाहिए तो अब वो उस पर काम करेगा तो उसका लेवल सदैव जो डाउन होता चला जाएगा। या तो वो भोजन की मांग करेगा, कपड़े की मांग करेगा, गहने की मांग करेगा, जमीन की मांग करेगा, उसकी मांग करेगा। वो कभी भी ज्ञान की मांग तो उसकी हो ही नहीं सकती धन की। या तो फिर वो सेक्स की मांग करेगा, वो उसकी मांग यही सब है। उसकी यहाँ इस लेवल की मांग उसकी हो ही नहीं सकती, जाती ही नहीं है, क्योंकि इस लेवल पर यहाँ धन काम नहीं करता है बल्कि इसका एक तरह से धीरे धीरे जो है ना, वो उतना ही दिमाग रखना चाहता है जितना से धन आए, उतना दिमाग नहीं रखना चाहता है जितना से धन चला जाए। क्योंकि जो विचार हावी हुआ कि धन घटा, ये जान लेना, ज्ञान जो हावी होगा कि वो धन पर प्रहार कर देता है। क्योंकि अब फोर्स जो है ना माइंड की ओर जाना शुरू हो गए ना। अब एनर्जी का लेवल अब माइंड की ओर चलने लगा, पूरे शरीर की ऊर्जा खींच खींच के दिमाग की ओर जा रही है। जब दिमाग की ऊर्जा खींच खींच के जाएगी तो जाहिर सी बात है इसका पोल गड़बड़ा गया, एंटी पोल में जाने लगा। एक पोल इधर है, हाँ, भूख की ओर है और सेक्स की भूख की ओर है, एक पोल तो ये है इधर से ठीक उलट गया हो तो कहाँ होगा। जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, नौकरियों के लिए पढ़ रहे हैं, धन कमाने की उनकी दिशा है, उसके लिए कर रहे हैं, ज्ञान के लिए कर रहे हैं, उसका पोल ही दूसरी तरफ है। तो उसके लिए वो ज्ञान अर्जित वो नहीं कर सकता। वो काम चलाओ ज्ञान अर्जित कर सकता है जितना से वो आजीविका का वह चीज़ हासिल कर ले, वो भी बहुत काफ़ी तप से। हाँ, स्विमिंग अगेंस्ट द स्ट्रीम तो ये एक तरीके से मजबूरी ही बन गया है। गार्जियन की भी, अध्यापक की भी, छात्र की भी, उन्हें भी उतना ही पढ़ना है कि ये नौकरी मिल जाए, पहले से ही फिक्स है। और कोई विशेष वो आजीविका के लिए पढ़ते हैं। आजीविका ही है इसमें। हाँ, लेकिन अध्यापक भी, लेकिन जो फिजिक्स बनाई गई है वो आजीविका के लिए थोड़ी है। साइंटिस्टों ने खोजा है कि यहाँ को क्या है, नेचुरल ट्रुथ क्या है, उसको खोजा है ना फिजिक्स। इसके लिए थोड़ी खोजा है कि तुम उसको पढ़ के कमाओ। ये अलग बात है कि तुम पढ़ के कमा रहे हो, हाँ, लेकिन फिजिक्स तो उसके लिए आया है, मैथमेटिक्स तो उसके लिए बना है। क्या नॉलेज है यहाँ पर संसार में, कैसे अंक में कैसे ये सब परिवर्तित हैं वस्तुएं, इनके संबंध को हम अंकों में दर्शाए हैं, तो वह उसके लिए बना है। लेकिन अब हम सोच रहे हैं कि इसके जरिए हम कैसे उसमें जो है पैसा निकाल सकें, तो हम उसमें फाइनेंस की व्यवस्था ढूंढे हैं। तो जब फाइनेंस की व्यवस्था ढूंढे तो जाहिर सी बात है कि उस नॉलेज से कम ही नॉलेज होगा जब भी होगा। तो जिनका इस तरफ वो हो ना, जिनका दिमाग एंटीपोल की ओर है, उसके लिए भी नॉलेज का एक बिंदु जरूर है जहाँ वो करता है नॉलेज का वह हिस्सा जो कि एंटीपोल के लिए काम करता है, क्योंकि उसके लिए भी तो नॉलेज चाहिए। तो वैसे के लिए जो है जिसका बहुत धन की भूख है, तो उसको जो है ऐसे विषय को चुनना चाहिए जो धन की ही सिखाता है। जैसे फाइनेंस का कोई भी सब्जेक्ट है, समझ गए, तो वह जो है उसके लिए सही रहेगा। इकोनॉमिक्स सही रहेगा, कॉमर्स सही रहेगा, तो ये सब चीज़ सही रहेंगे, जो कि वही उसको सिखाते हैं, पढ़ाते हैं। लॉ सही रहेगा क्योंकि वो वही उसको सिखा रहा है। तो इस तरह के चीज़ें जो है, इनकम टैक्स लॉ है, फलाना लॉ है, जो कि इसी से रिलेटेड हैं, जिसमें कि वो हेर फेर कर करके अपनी तिकड़मी बुद्धि से धन निकाल सकता हो। तो इस चीज़ का वो नॉलेज वो जल्दी से ग्रहण कर सकता है, बनस्पत की वो जो बिल्कुल ही सब्जेक्टिव हो जाते हैं, जो एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज जो होता है, जैसे फिजिक्स और मैथमेटिक्स, ये सब जो है ना बहुत आले दर्जे की चीज़ें हैं। ये सब जो है ना बिल्कुल आध्यात्मिक विषय हैं एक तरह से। जो वास्तव में जो बहुत अच्छा फिजिस्ट हो जाएगा ना, वो आध्यात्मिक व्यक्ति खुद हो जाएगा, ये जान लेना। इसलिए जितने भी नोबेल पुरस्कार विजेता फिजिक्स के हुए हैं ना, वो उसमें से अधिकतर तुमको ऐसे मिलेंगे जो आध्यात्मिक व्यक्ति हुए। अन्यथा फिजिक्स में आप प्रगति कर ही नहीं सकते, और जो फिजिक्स में प्रगति कर गए वो आध्यात्मिक हो ही जाएगा, क्योंकि उसको जो वास्तविक अर्थ में जो
नियम कानून हैं जो कि हमारे शरीर पर वर्क कर रहे हैं, हमारे दिमाग पर वर्क कर रहे हैं, उसका उसको बोध हो जाता है, इसलिए वो उसमें चला जाता है।